हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो फाइनली हम पिछले 11 से 12 महीनों से इंतजार कर रहे थे कि किस महीने में आखिरकार एमटीएस हवलदार का पेपर होगा। तो साथियों, फाइनली हम उस महीने में आ चुके हैं जिस महीने में हम एमटीएस हवलदार का पेपर दे सकेंगे। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और आज हम 1 फरवरी की दहलीज पे खड़े हो चुके हैं, यानी 3 दिन बाद एमटीएस हवलदार का पेपर हम दे सकेंगे। तो साथियों, यहां तक अब हमारी जो भी क्लास होगी वो फाइनल डिसाइडेड क्लास होगी। जो भी क्लास में क्वेश्चन होंगे समझिए कि आपके सीधे शिफ्ट में पूछे जाएंगे। यहां से आप अपनी शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं। एक ही क्लास से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों, यहां से जो भी 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच क्लास आएगी आपको पूरा कंप्लीट करना है क्लास, जिनका पेपर 4, 5, 6, 7, 8, 9 को होगा। पहले तो 1 से लेकर 3 फरवरी तक उनको क्लास के सारे क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि डिसाइडेड क्वेश्चन अब इन्हीं क्लास में होगा। जो इससे पहले आप जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े उसको रिवीजन करिए, लेकिन अब जो हम लोग सुबह, दोपहर, शाम में क्लास करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आपको उनके बिना अपने शिफ्ट में नहीं जाना है। यदि आपको अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करना है, अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो डेली क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करना है। तो साथियों, आप सभी से हम प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा भाई। आपको कुछ करना नहीं, आपको पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल क्लास का क्वेश्चन देखना है, बस देखना है भाई अच्छी तरीके से। तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे पेपर का हल करने वाले हैं। यदि आप आज के इस पूरे पेपर का हल देखकर चले जाते हैं तो समझिए आप आसानी से अपने शिफ्ट को क्रैक कर सकते हैं। वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जो एमटीएस हवलदार के पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो साथियों, अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले आज के इस सभी सवालों का आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो साथियों, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत कर स्लैब में से एक नहीं है? तो साथियों, जीएसटी के तहत कर स्लैब में से एक कौन सा नहीं है? जैसे 28% लगता है, 12% लगता है, 5% लगता है, लेकिन 30% नहीं लगता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो उनके सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता कारण उनके पद से हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुस्साड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो साथियों, 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुस्साड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो कनक राजू को मिला था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसमों से निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का समूह संबंधित है? भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से कौन सा फसलों का समूह इनमें संबंधित है? सभी बताएंगे। तो चावल, मक्का और बाजरा है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? तो ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है ये भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार प्रभावित करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 में सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं भाई।
जो आप 4 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच देने वाले, यदि इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि भाई एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस के कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी के कंप्लीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। जो आपके 25 क्वेश्चन पूछेंगे ना, यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आसानी से पूरे 25 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन मिलेगा भी भाई, मैथ के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे विथ डिटेल सोल्यूशन। इसके अलावा आप सभी को फ्री हम 40 टेस्ट भी प्रोवाइड करें, जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर आपके 15 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि भाई आपका एमटीएस हवलदार का पेपर 15 फरवरी को समाप्त होने वाला है। तो उससे पहले आप सभी को ये पढ़ना है। आपको कैसे मिलेगा? ये नंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है, टीम आपसे बात करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी। ये स्पेशल ऑफर है भाई, मात्र 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ आपको पे करना है। उसके बाद इस पीडीएफ को आपको पास मंगाना है, सभी को ये करना है। ये आप रुपया मत देखिएगा भाई, इसमें क्वेश्चन का लेवल चेक करिएगा। इतने कम में कोई आपके लिए इतना नहीं कर सका। पूरा सिलेबस समझिए कि पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको हम दे रहे हैं भाई एक ही पीडीएफ में। जीके जीएस, स्टैटिक, इंग्लिश, करेंट, रीजनिंग, मैथ प्लस इसके साथ 40 टू टेस्ट, ऐसा कोई करने वाला नहीं भाई, केवल हम ही आपके लिए कर सकते हैं। क्योंकि भाई इस बार हम निकले हैं सिलेक्शन के लिए। तो आप सभी लोग उस नंबर मैसेज करिए और ये पीडीएफ अपने पास मंगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो इंस्पायर पोर्टल मंच प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? तो ये कार्यपालिका और विधायी दोनों शाखा का हिस्सा होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो साथियों वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? बताएंगे आप सभी, वो कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मोगांव बंदरगाह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? बताएंगे आप सभी, तो गीतांजलि श्री हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूची के संबंध में सही सुमेलित है? तो साथियों कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? बताएंगे आप सभी। जैसे देखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी संबंधित है, यानी ये आपका बिल्कुल सही है भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? 12वीं अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, ये गलत है भाई। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल जो विरोधी कानून से संबंधित है, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ये किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं से गलत है। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? जिन्हें भाई न्यायिक समीक्षा में संरक्षण प्रदान होता है, वो 9वीं अनुसूची में है। लेकिन इसमें केवल एक आपका 11वीं अनुसूची का सही वर्णन है, पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो साथियों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो 1991 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय किसान आयोग एक भारत में वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भरतनाट्यम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है?
भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पे सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? बताएंगे आप सभी, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? विश्व प्रश्नता रिपोर्ट में प्रश्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, विश्व प्रश्नता रिपोर्ट में प्रश्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? बताएंगे आप सभी, तो 6 चरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पर है? तो दिल्ली शहर की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो साथियों, एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो साथियों, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधान को शामिल करती है? बताइए, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधान को शामिल करती है? तो 10वीं अनुसूची है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26 को, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? कौन सा ग्रह बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, तो साथियों, जो भी हमारा अब यहां से डिसाइडेड क्लास होगा वो ज्यादा समय क्लास नहीं होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों क्लास होगी। इसमें हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो साथी, कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताएंगे आप सभी, तो वो गोदावरी नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती है? इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? तो वो गंगा नदी है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन था? तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? बताएंगे आप सभी, तो पृथ्वीराज चौहान थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? बताइए, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था? तो साथियों, औरंगजेब ने थे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए, मौर्य साम्राज्य ने किसकी स्थापना, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था? यह सवाल पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, तो आजीविका का विविधीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। तो साथियों यहाँ से अब हम लोग इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी परिवाची आप सभी को बताना है। एफीमेरल, एफीमेरल का मतलब होता है कि जो जल्दी से खत्म हो जाए। एफीमेरल का मतलब होता है जो जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसका समान वाला शब्द क्या बनेगा? जैसे परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप सभी बताएंगे। परसिस्टेंस का मतलब जो लगातार जारी रहता है। क्या? जो लगातार चलता है, लगातार जारी रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसिस्टेंट बोलेंगे। अस्थाई बोलते हैं, ठीक है। उसका फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब जल्दी या गुजर जाने वाला। यानी एफीमेरल का मतलब हमने आपको क्या बताया? जो जल्दी खत्म हो जाए, यानी फ्लीटिंग हो जाएगा भाई। यानी जो जल्दी से गुजर जाए उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लीटिंग। तो एफीमेरल का सिनोनिम्स फ्लीटिंग हो जाएगा। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ। जैसे कोई प्रचार में ड्यूरेबल लिखा रहता है ना, समझिए वो टिकाऊ है। परमानेंट मतलब अस्थाई, बहुत दिनों तक चलने वाला। तो भाई एफीमेरल का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लीटिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन दिया गया। इनमें चारों ऑप्शन देखिए, शेड्यूल का आपको सही स्पेलिंग बताना है। क्या होता है शेड्यूल का? SCHEDULE, शेड्यूल का स्पेलिंग चेक करिए। देखिए पहला ऑप्शन, इसमें देखिए सेंटेंस में डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल, ये देखिए शेड्यूल का स्पेलिंग गलत है ना भाई। SCHEU भी दिया है, यू नहीं होता है, DUL होता है। DU बीच में ई भी नहीं रहता है, ठीक है, DULE होता है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। यही आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया है शेड्यूल का, जो कि ऑप्शन ने बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग दिया है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की विधि और अभ्यास को क्या बोलते हैं? पेडागोगी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण की विधि और जो अभ्यास करते हैं पढ़ाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? पेडागोगी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति क्या होगा कि आपको सब पेपर में सबसे पहले किन सब्जेक्ट को सॉल्व करना होगा, रणनीति है। लर्निंग आपका बहुत अच्छा होगा भाई, आप सीख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, सभी क्वेश्चन को तैयार कर रहे होंगे। तो साथियों द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को क्या बोलेंगे? पेडागोगी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी। ये ट्री है कॉलोनी की, सबसे पुराना है। तो यहाँ पे ओल्ड की जगह क्या होना चाहिए था? यह कॉलोनी का सबसे पुराना पेड़ है भाई। ओल्ड का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? जो ये ओल्ड लिखा है इसी के जगह हमें बताना है भाई। ओल्ड का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? ओल्डेस्ट होता है ना। क्या होता है? ओल्डेस्ट होता है। यानी ओल्ड ट्री को ओल्डेस्ट ट्री करना चाहिए। जब एक से अधिक पेड़ हो जाए सबसे पुराना बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द कॉलोनी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जैसे ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब क्या होता है? कोई घटना घटती है। मैनोवर, मैनोवर का स्पेलिंग चाल होता है, कूटनीति होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग याद रखिए भाई। MANO होता है, MANO। ई डबल भी होता है भाई। क्या होता है? डबल भी RE होता है। मैनोवर का मतलब होता है चाल, किसी का चाल होता है, ठीक है। या तो हम बोलते हैं कूटनीति। क्या भाई? कूटनीति, ठीक है, ये होता है। कंसिस्टेंट, आप बिल्कुल अच्छे से लगभग 11 से 12 महीनों से अपनी कंसिस्टेंसी के साथ MTS और हवलदार की तैयारी करेंगे। एम्बैरेसमेंट मतलब क्या? जो शर्मिंदगी हमें महसूस होती है भाई, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बताएंगे आप सभी? एम्बैरेसमेंट बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड दिया है, ठीक है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द हाउस सीम्ड मच फेयर देन ही एक्सपेक्टेड। आप सभी को करेक्ट अल्टरनेटिव बताना, फार की जगह। भाई हमेशा याद रखिएगा, यदि आपके पेपर में इस तरह का सवाल है, फार का आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है? फार की जगह हमेशा फर्दर लगाइएगा। कोई भी सेंटेंस हमेशा फार की जगह फर्दर लगाइएगा। जैसे द हाउस सीम्ड मच फार देन ही एक्सपेक्टेड,
घर घर जो है उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दूर लग रहा था। ठीक है, तो जैसे कि फॉरन है इसका कॉम्परेटिव प्रूफ होता है फर्दर। ये जो फॉरन है इसका एक कॉम्परेटिव प्रूफ होता है फर्दर, हमेशा फार की जगह फर्दर होता है। ओके, कहीं भी आपको पेपर में फार से पूछे तो आप समझिए फर्दर ही होगा उसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39 को। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, यानी लैंग्विड का आप सभी को एंटोनिम बताना है, इसी का पूछा है भाई। यही आपका ब्रैकेट है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है क्या, सुस्त होता है। क्या होता है भाई, सुस्त होता है और कमजोर होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, कमजोर है तो भाई बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। जैसे देखिए रिलैक्स, लिस्टलेस और लेथार्जिक, इसके मतलब क्या होता है भाई, सुस्त होता है, आराम से संबंधित होता है। यानी रिलैक्स, लिस्टलेस, लेथार्जिक ये तो सभी एक प्रकार का सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन विग्रस, ये जो आपका विग्रस है, विग्रस का मतलब क्या होता है, जोशपूर्ण होता है। विग्रस का मतलब होता है मेरे दोस्त जोशपूर्ण होता है, सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय। यानी यही सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दे हैव ए फ्यू जूस इन द जार। अब इस सेंटेंस का मतलब बताइए। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आपको सही करना है, यानी फ्यू की जगह क्या आएगा। जैसे दे हैव ए फ्यू जूस इन द जार, यानी उनके पास जार में थोड़ा सा ही रस है। याद रखिए भाई जो ये जूस है ना, ये जूस गिनती में तो नहीं आती है ना, आप सभी को मालूम होगा जूस गिनती में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे फ्यू नहीं होगा भाई। जूस देखिए गिनती में नहीं आती, इसलिए फ्यू में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेसर आपका है, लिस्ट है, जैसे लेसर है, लिस्ट है, ये मात्रा के अनुरूप है भाई, ये मात्रा के अनुरूप है। यहाँ पे लिटिल सही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए भाई, लिटिल, यानी दे हैव अ लिटिल जूस इन द जार होना चाहिए था। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए था। भाई जूस गिनती में तो आता नहीं, आप सभी को मालूम होगा कि जूस को हम गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए भाई यहाँ पर फ्यू की जगह लिटिल आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उनकी जैसे कि दे हैव अ लिटिल जूस इन द जार का मतलब हो जाएगा उनके जार में थोड़ा सा रस है। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस का मतलब निकलेगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे आप सभी। ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य या भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम या भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी। जैसे अ पर्सन हु इज बैंकरप्ट, इसका मतलब जो व्यक्ति दिवालिया हो गया, जो व्यक्ति भाग गया हो। ठीक है, तो इस सवाल का भाई डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज फील द पिंच। इसका मतलब कठिनाई या कष्ट महसूस करना है। कठिनाई या तो आप बोल सकते हैं कष्ट महसूस करना, कष्ट महसूस करना। बताइए इसका मीनिंग क्या बनेगा, तो एक्सपीरियंस हार्डशिप हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन गिव पेन, गिव पेन का मतलब दर्द दे देना। रेज क्वालिटी यानी गुणवत्ता बढ़ाना। डिमांड समथिंग, कुछ चीज का मांगना भाई, कुछ चीज का डिमांड करना, मांगना। लेकिन जो एक्सपीरियंस हार्डशिप है इसका मतलब भी कठिनाइयों का अनुभव करना है। एक्सपीरियंस यानी कठिनाइयों का अनुभव करना है, तो फील द पिंच का मतलब क्या होगा, एक्सपीरियंस हार्डशिप हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई। डेट्रीमेंटल क्या होता है, हानिकारक होता है। स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग आप चेक करते रहिए भाई, याद करते रहिए। रेजिमेंटल स्पेलिंग ठीक है। फंडामेंटल, जो फंडामेंटल होता है हमारा उसका स्पेलिंग क्या होता है, FUNDAMENTAL होता है। इसमें क्या दिया देखिए, MENT, यहाँ पे ई दिया, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये इनकरेक्ट हो रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस।
ये अच्छा सवाल है भाई, इसको आपको थोड़ा सा समझना है, अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा इसको लागू करना है। यानी एक ऐसा नीति जो लोगों को नस्ल के आधार पर अलग करती है, उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा नीति जो लोगों को भाई नस्ल के आधार पर अलग करती है, उसे क्या बोलेंगे? अपोस्टेसी बोलेंगे। जैसे कि अपोस्टेसी का मतलब होता है क्या भाई? धर्म त्याग बोलते हैं। क्या होता है भाई? धर्म त्याग होता है। अपार्थिड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। रंग भेद, नस्लीय भेदभाव से अलग करना, तो भाई यही हो जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन। ठीक है। एपोस्टल का मतलब क्या होता है भाई? प्रेरित होता है। एपोस्टल का मतलब होता है प्रेरित। एपियरी का मतलब होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का साला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। तो साथियों एक ऐसा नीति जो लोगों को नस्ल के आधार पर अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपार्थिड बोलते हैं। यानी जो रंगभेद, नस्लीय भेदभाव की नीति को हम क्या बोलते हैं? अपार्थिड बोलेंगे। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेंगे। ठीक है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45 को। तो अब देखिए यहां से हम लोग मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 66 केजी और 36 केजी वजन के 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा? औसत हम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं। यानी 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 36, टोटल कितने सदस्य हैं परिवार में? 5। यानी 5 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो पहले तो जोड़ा जाए भाई सभी को। देखिए 6 6 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 0 27, यानी 27 के साथ कैरी 2, 6 3 9, 9 5 14, 14 तो 18, 18 4 22, 22 2 24, यानी 247/5। तो अब इसका भाग किया जाए। 5 चौका 20, 24 में से 20 4 47, 5 9 45, 5 चौका यानी 49.4 आएगा, जो कि डी ऑप्शन। यानी उन 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना है? 49.4 केजी में। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 46 को। यदि एक कार की चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कार द्वारा 24 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? यानी कितने मीटर में होगी? बताइए। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कैसे बदलेंगे भाई? पहले तो चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ये तो बेसिक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ये सभी को मालूम होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 81 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 81 गुणे 1000 बटे में 3600 सेकंड कर देंगे। 3600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 81 गुणे 10 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, पहले जैसे काटते नहीं है भाई, काटेंगे नहीं पहले हम इसे काटेंगे नहीं। कितना आ जाएगा भाई? 81 गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा 81,000 आ जाएगा। 81,000 यहाँ से 3600, डबल जीरो से अब यहाँ देखिए 2 जीरो कट जाएगा भाई। 36 के बाद 810 में देंगे कितना आएगा? 22.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारा 22.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया भाई। जब हम चाल को मीटर प्रति सेकंड बदले तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला तो 22.5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका कितना हमने निकाल लिया? 22.5 निकाल लिया। टाइम आपका 24 दिया, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 24 पंजे 120, यानी 0 आ गया। यानी मेरे दोस्त 540 मीटर आएगा भाई। कितना आएगा? 540 मीटर। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 47 को। 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधारी की राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। हल करिए भाई। 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधारी की राशि 3000 पर साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। फॉर्मूला क्या होता? प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3000, रेट हमेशा परसेंटेज में 8%, टाइम 2 वर्ष बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 30 गुणे 2 60, 60 गुणे 8 कितना? 8 6 48, यानी 480। यानी इसका आंसर आएगा 480 टोटल। इधर लिख लेते हैं भाई 480 आएगा। देखिए 30 का मल्टीप्लाई 2 में 60, 60 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 6 48 तो 480 होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। निधि ने अपना स्कूटर रुपीज 80,442 में बेचा, जिसे उसे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ,
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पे भाई लाभ जो हुआ है, निधि को जो लाभ हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 1/6वां भाग हुआ है प्राप्त। तो यहाँ से हम लोग पहले लाभ निकाल ले लेंगे। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस कितना में बेची वो 80,442 बेची, मल्टीप्लाई 1/6। इसको आप कट करिए, कितना आएगा यहाँ से 13×6 78, 6 का भाग देखिए 80 में देंगे तो 78, 13 बार में 2 आएगा, 6×6 = 24, 6×42 यानी 0, यानी इतने में आएगा भाई। यानी 13, 1 सेकेंड, 13 यहाँ पे 6×4 होगा ना, 24 0 7 यानी 13,407 आएगा भाई। लाभ यहाँ से कितना आ गया हमारा, ध्यान रखिएगा, लाभ 13,407 हमारा आ चुका है। लाभ हमारा जब 13,407 आ गया तो यहाँ से हम लोग कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस से, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस उसका कितना है टोटल 80,442 था, माइनस प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला 13,407 निकाला। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80,000 13,000 यानी 67 आएगा। 67 और 442 407 यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 35, यानी 67,035 आ गया। ये कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है, यानी लाभ प्रतिशत पूछा है। जब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, प्रॉफिट अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला था 13,407, कास्ट प्राइस 67,035 निकाला था, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका सिंपल 20% आंसर आएगा। कितना आएगा 20%। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा तो आपके पेपर में सवाल देना नहीं चाहिए भाई, लेकिन हो सकता है दे दे, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। पहले आप सभी को लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 1/6 का निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से निकाल लेना है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका प्रॉफिट अपन में कास्ट प्राइस इंटू 100 होता है। फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत x है तो x का मान कितना होगा, बताइए। यदि 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत x है, ये सवाल थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल होने वाला है। तो भाई 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत कितना होगा, 9 से लेकर हमें पूरे यानी 9, 18, 27, 36 ऐसे से जाकर 15 तक जाना, यानी 15 9 135 तक जाना पड़ेगा। अब इनका योग कितना होगा भाई, टोटल योग कितना होगा, इसको जब आप जोड़ेंगे 9 से लेकर 135, वो भी 9 के पहले 15 गुर्जों का, तो टोटल आपका कितना आएगा भाई, एवरेज जब निकालेंगे तो टोटल जोड़ लेंगे तो 1080 आएगा भाई। 1080 भाग किसे करेंगे 15 से, तो 15 भाग 180 में कराए कितना आएगा 15 7 105, 108 में से 105 3 0 यानी 15 9 30 यानी 72 आएगा भाई। यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 72 आएगी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बस आप सभी को 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत निकाल लेना है, वही आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे 9 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 54, 54 36 जोड़े 90, 90 के बाद फिर आपका 45, 45 के बाद आपका 54, उसके बाद आपका ऐसे करके करते आप जाएंगे 63, 72, जितने भी 9 से लेकर 135 के बीच आएंगे 9 के गुणज, उसको करके जोड़ेंगे टोटल 1080 आएगा, ठीक है। 1080 में 15 भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए। यदि एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है और इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है तो आमदनी पर इसका निवल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो साथियों, एक आप वस्तु ले रहे हैं, मान के चलिए आप पहले वो वस्तु 100 रुपये का रहा होगा, तो उस पर आप सभी को पहले 40% की कम मिलती है, यानी वो सामान कितनी होगी 60 रुपये को गई। अब उसी बिक्री 80% बढ़ गई, यानी आपका सामान पहले 100 रुपये का था, अब उस पर 80% बढ़ गई, यानी अब वो सामान 180 रुपये हो जाएगी। हमेशा याद रखिए सवाल में 2% हो तो आप सभी को रेशियो मेथड अप्लाई करना है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई छोटा कर लीजिए, जैसे 20 पंजे 100, फिर यहाँ से कितने कट सकते हैं अभी 20 नमा 180, 20 पंजे 100, 20 23 60। अब देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 50 25 इधर हो जाएगा, 9 30 27 इधर हो जाएगा, यानी कोई सामान आप 25 का खरीद रहे हैं 27 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ से आप सभी को 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, किससे होगा भाई,
ये 25 से हो जाएगा। हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 20, 25 का 100, 25 का गुणा भाग में कराएंगे 100 में तो 4 बने, 4 दूना 8, यानी यहां से हमें 8% की क्या हुई भाई, वृद्धि हुई है। आमदनी पर इसका निवल प्रभाव कितना होगा, 8% की वृद्धि होगी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को। देखिए रीना 900 रुपये में एक आयरन खरीदती है और उसे 12% हानि पर बेचती है, तो आयरन का विक्रय मूल्य कितना होगा। सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, कितना बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां से आप लोग देखिए 900 पे आयरन एक खरीदती है रीना और उस पर 12% की हानि बेचती है, यानी 100 से 12% हानि होगी, यानी अब कितने का प्रतिशत रहा होगा भाई, 88 का। 88/100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 9 का गुणा 88 में, 9 8 72 का 2 7, 9 8 72 7 79, यानी 792 सवाल का राइट आंसर आएगा। यानी आयरन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, ₹792 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। JA88 एक निश्चित प्रकार से OF77 संबंधित है, ठीक उसी प्रकार DT 55 IY 44 से संबंधित है। उसी तरह का अनुसरण करते हुए LH33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉल्व करिए। देखिए JA88 दिया है तो इसका रिलेशन OF77 है। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर सॉल्व कर लेना है। 88 से 77, यानी इसमें -11 हुआ है। अब देखिए J 10 होता है, O 15 होता है, E 1 होता है, F 6 होता है। 10 से 15 +5 हुआ है, 1 से 6 +5 हुआ है, यानी इसमें क्या हुआ है, +5 +5 -11 हुआ है, यानी -11 हुआ है। तो पूछा किसका, LH33। सेम प्रोसेस लगाएंगे, अक्षर में +5 करेंगे, नंबर में -11 को कम करेंगे, यही अप्लाई करेंगे, यही मेथड। LH33 -11 कर देंगे भाई, नंबर -11 यानी 22 हमारा आंसर आएगा। +5 इसमें करेंगे, +5 इसमें करेंगे। L 12 H 8, 12 5 17, 17 पे कौन सा अक्षर आता है, क्यों आता है। 8 5 13, 13 पे कौन आता है, M आता है, यानी QM 22, QM 22, QM 22 तो कौन सा ऑप्शन भाई, QM 22 देखिए बी ऑप्शन दिया है भाई, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अक्षर में +5, नंबर में -11। ठीक, चलिए अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53 को। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 78 94 10 लिखा जाता है, पिंक को 23 58 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आई का कोड पूछा है, मोबाइल में आई है और पिंक में भी आई, इसका मतलब कि आई कॉमन मिल गया, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। देखिए 8 इसमें भी 8 इसमें भी, यानी आई का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा भाई, जब सिंगल पूछेगा तो हम कॉमन चेक करेंगे, यदि कॉमन मिल गया अक्षर में तो समझिए कि उनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। जिस प्रकार आई कॉमन मिला था उसी प्रकार देखिए नंबर में 8 भी कॉमन मिला है। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। बेस का रिलेशन 24-16 है, सोप का रिलेशन 37-19 है, तो यस का कोड क्या होगा। देखिए सिंगल यस का कोड पूछा है, बेस में देखिए यस है, सोप में भी यस है, इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिलेगा। देखिए 24-16 में 1 है, 37-19 में 1 है, यानी यस का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप सभी सॉल्व करेंगे। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 10 99 संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 14 195 संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 10 का रिलेशन 99 दिया है, कैसे भाई, 10 का स्क्वायर, 10 को स्क्वायर -1 कर सकते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 -1 कर देंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 14 का रिलेशन 195 दिया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 14 की स्क्वायर -1, 14 की स्क्वायर 196, 196 से कम कर देंगे तो 195, यानी इसमें उसी नंबर का स्क्वायर -1 किया है। अब 22 का स्क्वायर हम करेंगे, 22 की स्क्वायर -1 बराबर कितना होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, इसमें से कम कर देंगे तो 483 हमारा आंसर आ जाएगा। 22 का रिलेशन 483 हुआ, जो कि पहला ऑप्शन।
तो साथियों ये फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को किसी भी प्रश्न पे भाई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मेरे दोस्त डेली आपको क्लास करनी है, जो अब यहाँ से फाइनल डिसाइडेड क्लास आएगी, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।